अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने लगे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक का सेकंड चैप्टर विच इज़ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सॉल्विंग का मतलब है हल करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है? इंसान के जहन में कोई भी सवाल पैदा हो जाए, कोई भी मसला उसको पैदा हो जाए, जब तक उस सवाल का जवाब नहीं उसे मिल जाता तब तक वो उसके लिए एक प्रॉब्लम या मसला रहता है। अगर तो वो प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा तो वो कहलाएगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर अगर इंसान को कोई बीमारी हो जाए तो इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि मैं कैसे इसका इलाज तलाश करूं, कैसे इस बीमारी को ठीक करूं। ये जो एक सवाल उसके जहन में आया इस बीमारी से मुताल्लिक, इसे कहते हैं प्रॉब्लम। और ये जानदारों से रिलेटेड है तो इसे कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसा कि अभी कुछ सालों पहले एक वायरल डिजीज़ आई थी जो कि थी कोरोना वायरस। ये सारी दुनिया के लिए क्या बन गई थी? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट उसका सलूशन नहीं ढूंढा जाता, एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ढूंढा जाता है। वो साइंटिफिक मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: दी साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। इम्पोर्टेंस, अहमियत। बायोलॉजिकल मेथड की अहमियत क्या है? बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड an important role in scientific research for almost 500 years from Galileo's experiment to current research। बायोलॉजिकल मेथड ने साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तकरीबन 500 साल पहले गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेकर अभी तक की रिसर्चेज में बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गैलीलियो, जिसे के फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंसेज भी कहा जाता है, उसके तजर्बात से लेकर अभी तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उन सब में बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड जो कि बायोलॉजिकल मेथड है वो अडॉप्ट किया जाता है। अब साइंस एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जिसमें हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तरीक़ेकार मौजूद है। आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि साइंस इस चीज़ को मानती नहीं। अगर आप किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात करना, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस तश्कील देना, डिडक्शंस बनाना, एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात करना, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स नताइज का खुलासा करना, रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स नताइज की रिपोर्टिंग तैयार करना। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिकग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज टू डिटर्मिन ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? A biological problem is a question about living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself। कोई भी सवाल जो कि बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है या फिर उससे कोई भी दूसरा इंसान आके पूछता है जिसका उसके पास हल मौजूद ना हो तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब वो सवाल जो किसी दूसरे इंसान ने बायोलॉजिस्ट से पूछा है उसकी पहचान करना कि उसको असल में मसला क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन में पहला स्टेप है। मिसाल के तौर पर वो जो बंदा है उसने कहा कि मेरे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनमें मुझे पेन है, मुझे ये वाले वो जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे पहचान होगी, उससे बायोलॉजिस्ट ने पहचान की कि इसको क्या है? लंग कैंसर। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस, यानी कि मुशाहदात करना। ऑब्जर्वेशंस के लिए 5 सेंसेस यूज़ की जाती, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। विजन आँख से देखना, हेयरिंग कान से सुनना, स्मेल नाक से उसकी स्मेल सूंघना, टेस्ट ज़ुबान से उसका जायका चखना, टच स्किन से उसका टेम्परेचर वगैरह फील करना। ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्यों बनाई जाती है?
किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्वेशंस बनाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो उसके लिए क्या बनाई जाती है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस टू टाइप्स की होती हैं। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, जिन्हें के उर्दू में माहियती मुशाहदात भी कहा जाता है। Qualitative observations are less accurate, variable in and can't be measured. Qualitative observations को ज़्यादा दुरुस्त नहीं माना जाता क्योंकि उनको नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। These represent the quality of a substance. For example, beauty, intelligence. खूबसूरती और जहानत को हम लोग नंबरों में माप नहीं सकते। इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये कितना खूबसूरत है, कितना ज़हीन है, लेकिन हम इनको नंबरों में माप नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। पानी का नुक्ता अंजमाद यानी कि वो पॉइंट जिस पे पानी जम जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन ए लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल से वाटर का जो लीटर है वो हैवियर होता है, ज़्यादा भारी होता है। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कितना ज़्यादा है ये मेंशन नहीं किया गया। इसी तरह वाटर एथेनॉल से कितने ग्राम्स हैवियर है ये भी नहीं मेंशन किया गया। तो ये क्योंकि इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई गई, इसलिए ये क्या है? वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर या तब्दील हो सकते हैं। इस बिना पर इनको ज़्यादा एक्यूरेट नहीं माना जाता। लेकिन इसके बरक्स जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं यानी कि मिकदारी मुशाहदात हैं, इनको ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है बिकॉज दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड आर मेजरेबल एंड इनवेरिएबल। इनको नंबरों की सूरत में मापा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं और एथेनॉल के 1 लीटर में 780 ग्राम्स होते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हमारे अवेलेबल है, मेंशन है, इसलिए इनको ज़्यादा ये फिक्स होते हैं ना, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, तो आप लोगों ने इसका आंसर करना है बिकॉज दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए नंबर्स। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आता है कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, तो आप लोग इसको ऐसे बॉक्स में लिखेंगे। सेम वही चीज़ है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी है, आपने बस इस तरह से लिख देना है इसको। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तश्कील देना यानी कि हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस को उर्दू में कहते हैं मफरूज़े। इन इंग्लिश वी कैन से मेकिंग पॉसिबल आंसर्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। किसी भी मसले के मुमकिन हल जवाब तलाश करना उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। ज़रूरी नहीं है वो जवाब ठीक भी हो, वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान को लंग कैंसर है, पहले उसकी पहचान हुई, फिर उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस बनाएगी, ऑब्जर्वेशंस के बाद एक हाइपोथेसिस बनाया गया, मुमकिन है इसके जवाब तलाश किए गए कि मतलब ये एक लंग कैंसर है, ये स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से भी हो सकता है, ये खुद से मुमकिन जवाब बात बना रहे हैं ना, तो इसे क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस। ज़रूरी नहीं है उस इंसान को वाकई स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हुआ हो, उसको अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, उसको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ये एक मुमकिन जवाब आते हैं ना जो हम लोग खुद से अपने दिमाग में जो जनरल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। ये अभी एक सिर्फ स्टेटमेंट है, ये अभी प्रूव नहीं हुई, ये सिर्फ एक मफरूज़ा है, ये फ़र्ज़ की हुई बात है। किसी भी चीज़ का मुमकिन जवाब है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं चले। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड ए हाइपोथेसिस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर मुमकिन जवाब तलाश करना उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। करैक्टर्स ऑफ हाइपोथेसिस, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इसको एक अमूमी बयान होना चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद इस कोई भी हाइपोथेसिस तश्कील दिया जाता है, वैसे ही मुंह उठा के नहीं कोई भी आइडिया दे देते। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जितने भी दस्तियाब मुशाहदात हैं जो आप लोगों ने पिछले स्टेप में किए उन सब से इसको मुत्तफिक होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको जितना हो सके उतना सादा रखना चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशली फॉल्सेबल,
इसको इस काबिल होना चाहिए, इसको के टेस्ट से गुजारा जा सके और इसको गलत भी साबित किया जा सके। एक अच्छा हाइपोथेसिस बनाते वक्त इन सारे कैरेक्टर्स को ज़हन में रखना ज़रूरी है। और एक बात कि जब हाइपोथेसिस बनाते होते हैं तो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाना ज़रूरी, एक ही हाइपोथेसिस कभी भी नहीं बनाया जाता, ताकि कभी एक गलत हो, दो गलत हो, कोई एक तो सही हो ना। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है हमारे पास, वह है डिडक्शंस। डिडक्शंस किसे कहते हैं? दी लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज को डिडक्शंस कहते हैं। हाइपोथेसिस हमने बना ली, जो कि क्या थी, एक फ़र्ज़ की हुई बात। अब फ़र्ज़ की हुई बात को साबित करने के लिए कि वाकई से क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले एक और चीज़, एक और स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे कहते हैं डिडक्शंस। ये जो स्टेटमेंट है कुछ लॉजिक्स की बेस पे होती है, और वो लॉजिक क्या है, इफ़ एंड देन लॉजिक। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने ये तो कह दिए कि लंग कैंसर है, वो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है या फिर अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन डिडक्शन में हम लोग कैसे बनाएंगे डिडक्शन? इफ़ स्मोकिंग काज लंग कैंसर देन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स शुड हैव द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। अगर तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है तो ज़्यादातर जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री में स्मोकिंग होना चाहिए। और अगर इन केस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, शराब पीने की वजह से हो रहा है, तो भी उन पेशेंट्स की हिस्ट्री में कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को एज ए रीज़न मौजूद होना चाहिए। हाइपोथेसिस और डिडक्शंस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स, जो कि फिफ्थ स्टेप। एक्सपेरिमेंट्स आर डिज़ाइंड टू टेस्ट द डिडक्शंस। एक्सपेरिमेंट्स को, डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बायोलॉजिस्ट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट ये चेक करने के लिए कि हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएं और जाके सारे कैंसर के पेशेंट्स से पूछें कि उन्होंने वाकई उनकी पास्ट हिस्ट्री में स्मोकिंग है या नहीं है, अल्कोहल है या नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो आंसर होगा आपका वही क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। डिडक्शन की टर्म को यूज़ करते हुए, डिडक्शन को इस्तेमाल करते हुए, जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का आंसर होगा वो क्या करेगा, किसी एक हाइपोथेसिस को ट्रू करेगा और बाकी सबको क्या, फॉल्स या गलत साबित करेगा। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फॉर दिस पर्पज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर formed. Now the question is, what are experimental and control groups? Experimental group, the group of those organisms who are affected in some way and we do not know the real cause. For example, group of malarial patients. एक मुतासरा लोगों का ग्रुप है जो कि मलेरियल पेशेंट है, लेकिन हमें उनके रियल कॉज का नहीं पता। दूसरे कंट्रोल ग्रुप, ये अनइन्फेक्टेड यानी कि जो लोग मुतासरा नहीं है, हेल्दी पर्सन, उनका ग्रुप है इन केस ऑफ मलेरिया, मतलब उनको मलेरिया नहीं है। अगर हम लंग कैंसर के केस की बात करें तो हम लोग दो ग्रुप्स लेंगे। एक ग्रुप में रखेंगे हम लोग जो लंग कैंसर के पेशेंट्स होंगे और एक ग्रुप में उन लोगों को रखेंगे जो कि बिल्कुल हेल्दी होंगे, और फिर उन दोनों लोगों पे, उन दोनों ग्रुप्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जितना भी डाटा कलेक्ट होगा, बायोलॉजी उस सारे डाटा को इकट्ठा करेंगे, फिर उसका एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे यानी कि शुमारियाती तज्जिया करेंगे, समराइजेशन ऑफ ए रिजल्ट्स। जी नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द सिक्स्थ स्टेप ऑफ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, नताइज का खुलासा करना। द बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स टू ड्रा कंक्लूजन्स। द बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तजर्बात करने से जितना भी डाटा इकट्ठा होता है, हर ग्रुप से जितना भी डाटा लिया जाता है उसका औसत निकाला जाता है, उसकी एवरेज निकाली जाती है, फिर उसका शुमारियाती मुआजना किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, नताइज की रिपोर्टिंग करना। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। नताइज की रिपोर्टिंग के दौरान इसको साइंसी रिसाला या किताब में शाया करवाना साइंटिफिक मेथड का सबसे अहम पार्ट है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। इन नताइज को इसलिए शाया करवाया जाता है ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले, अगर उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम
फेस करना पड़े, तो अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए इन मेथड्स को यूज़ करें। तो जी ये है हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने पढ़ा स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।